Hello, topic is standard costing and variance analysis. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मीनिंग देखेंगे स्टैंडर्ड का मतलब क्या है और वेरिएंस का क्या मतलब है, फिर उसका एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक मिस्टर ए है और एक उसकी सिस्टर मिस बी है। दोनों बहन भाई क्या कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं। पूरी साल भर फुल मौज मस्ती, नो स्टडी। लेकिन एक दिन क्या है, एग्जाम की डेट अनाउंस होती है और एग्जाम की डेट अनाउंस होती है कि आफ्टर 20 डेज एग्जाम विल बी हेल्ड, कि 20 दिन के बाद आपके एग्जाम है। अब मिस्टर ए और मिस बी परेशान हो जाते हैं कि साल भर तो हमने कोई स्टडी नहीं की, फुल मौज मस्ती करी थी। अब क्या करें, अब इन सिर्फ 20 दिन के अंदर क्या करना है, इनको स्टडी करनी है और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब ये 20 दिन के लिए क्या है, एक्स्ट्रा डे नहीं है, सिर्फ 20 डेज। इसमें इनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है प्लस रिवीजन भी करना है। तो ये दोनों बहन भाई मिलकर क्या करते हैं, एक स्टडी प्लान तैयार करते हैं। स्टडी प्लान में क्या करते हैं, जैसे मान लो पीजी कर रहे हो और एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को कितने दिन देंगे, 3 दिन देंगे। 18 डेज, 6 सब्जेक्ट 3 डेज, 18 डेज कंप्लीट हो गए। बाकी कितने बच गए, 20 में से 2 डेज। और ये 2 डे में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मिस्टर ए ने और मिस बी ने एक प्लान बनाया है, एक एस्टिमेट लगाया है। प्लान क्या है कि हर सब्जेक्ट को 3 दिन देंगे, 3 दिन में हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे प्लस साथ में 2 दिन रिवीजन का। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान बना लिया, यानी एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, एक एस्टिमेट लगा लिया, एक अनुमान लगा लिया। अब ठीक है, ये इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, इतने तक ठीक है। बात तो आती है ना, क्या स्टैंडर्ड सेट करने से, क्या इस प्लान के बनाने से स्टडी हो जाएगी? नहीं, एक्चुअल में वर्क करना पड़ेगा, एक्चुअल में स्टडी करनी पड़ेगी। अब देखो, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात आती है, दिक्कत तो यही आती है। स्टैंडर्ड तो कितने ही सेट करवा लो अपने से, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एक्चुअल वर्क पे आती है। अब मिस्टर ए क्या है, सारे दिन फुल फोन देखता है, सारे दिन रील स्क्रॉल करता है, और मिस बी क्या करती है, फुल स्टडी करती है। अब मिस्टर ए का सिलेबस डन नहीं हो पाता, मतलब मिस्टर ए का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, बट मिस बी क्या करती है, टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लेती है। यानी ये 20 डेज कंप्लीट होने से पहले सिलेबस प्लस रिवीजन दोनों कर देती है। अब देखो, मिस्टर ए का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, यानी जो एक्चुअल वर्क था वो स्टैंडर्ड वर्क से कम रह गया। एक्चुअल में उसने उतना वर्क किया ही नहीं जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया था। लेकिन मिस बी ने क्या किया था, उसका एक्चुअल वर्क उसके स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया, यानी जितना उसने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे पहले ही उसने काम कंप्लीट कर दिया। अब देखो, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में गैप है, यहाँ भी एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में गैप है। एक्चुअल जो हमने रियल में किया है, जो ग्राउंड लेवल पर हमने काम किया, स्टैंडर्ड जो हमने पहले प्लान बनाया था, जो हमने एस्टिमेट लगाया था। अब देखो, यहाँ भी डिफरेंस है और यहाँ भी डिफरेंस है। अब ये पता चला कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल वर्क सेम नहीं है, सेम नहीं है, यानी कंपैरिजन किया तब पता चला कि दोनों में डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। और इस वेरिएंस के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है। अब रीजन क्या थे, मिस्टर ए ने सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं किया, उसका रीजन क्या थे, उसके कारण क्या थे, क्योंकि उसने सारे दिन फोन चलाया। अब मिस बी ने टाइम से पहले वर्क कंप्लीट किया, रीजन क्या है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा टाइम काम किया। हमने क्या किया, इनके कारणों का पता लगाया और इनके कारणों का पता लगाकर उनका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने को ही क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। अब देखो, 2 वर्ड यूज हुए थे अपने पास, स्टैंडर्ड और वेरिएंस। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड का मतलब था यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, जब दोनों बहन भाई ने मिलकर स्टडी प्लान किया। इस स्टडी प्लान में उन्होंने अपना इस तरीके से टारगेट डिसाइड किया था। जो ये इन्होंने प्लान तैयार किया था ना, इस प्लान को, इस एस्टिमेट को, इस अनुमान को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। यानी इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया, इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया, एक अनुमान लगाया, एक प्लान प्रिपेयर किया कि हम इस तरीके से स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या है, अब देखो, जितना उन्होंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था और ग्राउंड लेवल पर जितना काम किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। और इस वेरिएंस का एनालिसिस करना है, इस वेरिएंस के रीजन का पता लगाना है।
मतलब ये डिफरेंस क्यों आया था? स्टैंडर्ड और एक्चुअल वर्क में डिफरेंस था। अब इस डिफरेंस के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? वेरिएंस का एनालिसिस कहलाता है। जिस तरीके से मिस्टर ए और मिस बी की स्टडी का पहले प्लान प्रिपेयर किया गया, उसके बाद एक्चुअल वर्क को देखा गया, फिर स्टैंडर्ड के साथ में एक्चुअल वर्क का कंपैरिजन करके उनका वेरिएंस देखा गया कि उनमें कितना डिफरेंस है, और फिर इसी वेरिएंस का क्या किया गया? एनालिसिस किया गया था। सेम इसी तरीके से कंपनी के अंदर होता है। कंपनी के अंदर भी, कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले क्या किया जाता है? चाहे एक्सपेंस हो, चाहे सेल्स हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, पहले एक एस्टिमेट लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग, मान लो कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, कि इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करने में इतनी कॉस्ट आएगी। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कर दिया इस लेवल पर। फिर उसके बाद सेकंड पर देखा जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि एक्चुअल के अंदर कॉस्ट कितनी आई है। फिर दोनों का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। और उस वेरिएंस का एनालिसिस किया जाता है। उस वेरिएंस के कारणों का पता लगाना वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है। इधर देखो मैंने क्या लिखा है कि ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों का क्या करेंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे। मान लो एक यूनिट को बनाने में 100 रुपये के क्या आएंगे? खर्चे आएंगे टोटल। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे। मान लो एक्चुअल के अंदर एक्सपेंस हो गए 120 के, स्टैंडर्ड था 100 रुपये कॉस्ट आएगी एक यूनिट को प्रोडक्शन में, यानी इस मार्कर को बनाने में 100 रुपये की कॉस्ट आएगी, ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया गया था। बट एक्चुअल में जब इस मार्कर को बनाया तो इस मार्कर की कॉस्ट आई 120 रुपीज। अब दोनों के अंदर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। कंपैरिजन करके वेरिएंस आने पर इस वेरिएंस के कारणों का पता लगाना वेरिएंस का एनालिसिस कहलाता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, उसके बाद एक्चुअल को देखा गया, और फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस। और इन डिफरेंस के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? वेरिएंस का एनालिसिस कहलाता है। तो हमने क्या देखा है कि क्या तो स्टैंडर्ड है, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, जितना हमने अनुमान लगाया था कि इस मार्कर को बनाने में कितने खर्चे लगेंगे। सेकंड, एक्चुअल कॉस्ट, यानी इस मार्कर को बनाने में रियल में कितने खर्चे हुए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाएगा, और उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस। और इन डिफरेंस के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? वेरिएंस का एनालिसिस कहलाता है। देखो आगे, अब देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने पहले एस्टिमेट लगाया था कि मान लो इस मार्कर को बनाना है, इस मार्कर को बनाने के लिए 100 रुपये की टोटल कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो इस कॉस्ट में इंक्लूड क्या होगा? इस मार्कर को बनाने के लिए जो रॉ मेटेरियल यानी प्लास्टिक, प्लस लेबर की कॉस्ट और प्लस एक्सपेंस, यानी मेटेरियल, लेबर और जितने भी अदर एक्सपेंस हैं, उन सभी एक्सपेंस को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट में कंसीडर कर लेंगे। ये नहीं कि इस मार्कर को बनाने के लिए सिर्फ रॉ मेटेरियल कितना लगेगा, सिर्फ उसी चीज़ को प्री डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट खर्चे लगते हैं उन सभी को कंसीडर करेंगे, तभी तो टोटल कॉस्ट डिसाइड होगी, तभी तो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड होगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पहले प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले यूज्ड एज रेफरेंस। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट रेफरेंस का काम कैसे करती है? एस्टिमेट लगाया था, मान लो हमने एस्टिमेट लगाया था कि 100 रुपये, इस मार्कर को बनाने में 100 रुपये लगेंगे। तो जब मैं रियल में इस मार्कर को प्रोडक्शन करने लगी, उस टाइम पर मेरे पास रेफरेंस क्या है कि 100 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर 100 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, इसका मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था मैं उसको फॉलो ही नहीं कर पा रही। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक रेफरेंस का काम करती है कि इससे ज़्यादा एक्चुअल एक्सपेंस ना हो जाए। सेकंड पॉइंट लिखा है कि कंट्रोल टूल का भी काम करता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल टूल का काम कैसे करेगी? हमारे दिमाग में एक पॉइंट छपा हुआ है
कि इस मार्कर को बनाने में 100 से ज़्यादा ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही है तो फिर उसका वेरिएंस देखेंगे कि कितनी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 100 और एक्चुअल कॉस्ट आई 120। अब जो 20 रुपए का वेरिएंस है, उस वेरिएंस का पता लगाएंगे कि किन रीज़न की वजह से 100 की बजाय 120 कॉस्ट आई है। उन कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है? वेरिएंस का एनालिसिस कहलाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट किसका काम करेगा? सबसे पहले एक रेफरेंस का काम करता है, यानी हमारे दिमाग में क्या है, एक माइंड सेट कर दिया हमारा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, तो एक रेफरेंस का काम कर रहा है। अगर मान लो ये स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होता तो हम इस मार्कर को बनाने में 120 रुपये खर्च करें, 130 करें, 140, 200 रुपये खर्च करें, तो हमें कोई आइडिया नहीं आता कि इस मार्कर की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। अगर स्टैंडर्ड डिसाइड है तो उसके बेस पर ये पता चल जाएगा कि रियल में इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये आनी चाहिए थी और रियल में आई कितनी है। अगर ज़्यादा आई है तो कॉस्ट किन रीज़न की वजह से ज़्यादा आई है। तो ये एस्टिमेट जब पूर्वानुमान लगाएंगे, जब एस्टिमेट लगाएंगे तभी तो हम एक्चुअल के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। नहीं तो एक्चुअल में इस मार्कर को बनाने में कितनी भी कॉस्ट आई हमें पता ही नहीं चलेगा कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। फिर देखो इधर लिखा है एक वर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट बताया था आपको कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगेगी उसका प्री डिटरमाइंड क्या कहलाता है, पहले से ही अनुमान लगाना स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाता है। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। कॉस्ट को कंट्रोल करने की दो टेक्निक है, पहली क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और दूसरा क्या है बजटरी कंट्रोल। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक क्या है टेक्निक है, कंट्रोल टेक्निक ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया है और उस डिफरेंस का क्या करते हैं, कारण पता करते हैं कि किस वजह से ये डिफरेंस आ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तीन चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक एक्चुअल कॉस्ट और फिर उसके वेरिएंस का पता लगाना और वेरिएंस का एनालिसिस करना। आपको तीन चीज, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट का ध्यान रखना है, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको देखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना वेरिएंस आ रहा है और उस वेरिएंस के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है। अब एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, क्या वर्ड है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये है क्या चीज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? ये जब हम बिजनेस पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल में आएगा टॉपिक, बट यहाँ पर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, इज ए प्रिंसिपल। ये बोलता क्या है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर ये क्या बोलता है कि एक बिजनेस को अपनी मेन एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैसे? मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाना है, जैसे इस मार्कर को बनाना है, एक इस ब्लैक मार्कर को बनाना है। इस मार्कर को बनाने की स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी 100 रुपीज और इस मार्कर को बनाने की भी वही स्टैंडर्ड कॉस्ट है 100 रुपीज, लेकिन इस मार्कर को बनाने में लगे हैं 110 और इस मार्कर को बनाने में लगी है एक्चुअल कॉस्ट 200। अब बताओ डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? यहाँ पर सिर्फ 10 रुपीज एक्सेस लगे हैं बट यहाँ पर 100 रुपीज एक्सेस लगे हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है कि उन एक्टिविटी पर फोकस करो, यहाँ फोकस करेंगे, उन एक्टिविटी पर फोकस करो जो बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा वेरिएंस नहीं है। 100 रुपये का मार्कर बनना था 110 में बना है, यानी सिर्फ 10 रुपये का कॉस्ट में फर्क आया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट ब्लैक मार्कर को बनाने में जहां पर कॉस्ट 100 रुपये लगनी थी वहां पर कॉस्ट 200 रुपीज लगी है, यानी डबल खर्चा हुआ है। तो ये डबल खर्चा बिजनेस के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतनी ज्यादा कॉस्ट किस रीजन की वजह से आई है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है कि बिजनेस को उन एक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए जो बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लैक मार्कर। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इन विच फोकस मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ये बोलता है कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी पर फोकस करो। अब यहाँ ये वर्ड यूज क्यों हुआ, यहाँ पर ये प्रिंसिपल यूज क्यों किया गया? आप सबको पता है कि देख
जब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को देखते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएंस तो होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो 100% होगा। अब ये देखना है कि किस डिफरेंस को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसको कम इंपॉर्टेंस दें। इसके लिए क्या है, एक वर्ड आया था हमारे पास, टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट में क्या गया, एक लिमिट डिसाइड कर लेते हैं कि 1000 रुपये से ज़्यादा के वेरिएंस पर हम फोकस करेंगे। ये मैंने सिर्फ एक अजम्पशन ली है, एक एग्जाम्पल लिया है। एक मार्कर को बनाना था, जैसे इसको मार्कर को बनाना है, ऐसे ऐसे मान लो 10 मार्कर बनाएंगे। एक मार्कर में स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आता है 1 रुपये का। दूसरे मार्कर में स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आता है 10 रुपये का। तीसरे मार्कर को बनाने में स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आता है 100 का, और फोर्थ में आता है 100 रुपीज़ का। तो अब आप बताओ कि क्या 1 रुपये पर हम फोकस करें? 1 रुपये तो ज़्यादा कम हो सकता है, मान लो मटेरियल की ज़्यादा कॉस्ट हो, लेबर, अदर एक्सपेंस, बट हम फोकस कहाँ करें? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि बिजनेस की उन एक्टिविटी पर फोकस करो जो बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये खर्चे अप डाउन हो रहे हैं, 1 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है बिजनेस में। बट एक टॉलरेंस लिमिट डिसाइड कर दी कि अगर 1000 रुपये से ज़्यादा के वेरिएंस आएंगे तो उन वेरिएंस पर बिजनेस क्या करेगा, फोकस करेगा, बिजनेस क्या करेगा, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। तो यहाँ लिमिट डिसाइड की थी 1000 रुपये कि अगर 1000 रुपये से ज़्यादा के वेरिएंस हैं, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस अगर 1000 रुपये से ज़्यादा है, और इसको बोलते क्या है, टॉलरेंस लिमिट। तो 1000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके ऊपर बिजनेस क्या करेगा, फोकस करेगा। अब यही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी क्या बोलता है कि बिजनेस के अंदर उन एक्टिविटी के ऊपर बिजनेस को ज़्यादा फोकस करना है जहां जो बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा अब तक कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो प्लान की गई है पहले की इतनी कॉस्ट लगेगी, यानी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है जिसमें किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर देखेंगे एक्चुअल कॉस्ट, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, और उस वेरिएंस के कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, वेरिएंस का एनालिसिस कहलाता है। अब वेरिएंस कितना होगा, इसके लिए एक टॉलरेंस लिमिट डिसाइड की गई है, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। क्या पता, हो सकता है कि स्मॉल बिजनेस हो, उसके लिए 100 रुपये का वेरिएंस भी काफ़ी हो, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। बट वेरिएंस की हम एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, और ये लिमिट डिसाइड किस प्रिंसिपल के बेस पर की गई है, ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के बेस पर, क्योंकि ये प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस की उन एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करो जो बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड। सबसे पहला है कि सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, यानी डायरेक्ट मटेरियल के लिए सेट कौन स्टैंडर्ड करेगा, मतलब कितना मटेरियल परचेज करना है ये कौन डिसाइड करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, परचेज डिपार्टमेंट की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आपसे कि डायरेक्ट मटेरियल की कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, उसकी क्या प्राइस होगी, ये सब डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, परचेज डिपार्टमेंट की। सेकंड है सेटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कि लेबर को कितनी अमाउंट पे करेंगे, लेबर को क्या वेजेस देंगे, क्या सैलरी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, इसके लिए डिसाइड है पर्सनल डिपार्टमेंट यानी एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है वो देखना, सही पद पर सही एम्प्लॉय को क्या करवाना, ज्वाइन करवाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एचआर डिपार्टमेंट की। तो एचआर डिपार्टमेंट की ही पर्सनल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, उन लेबर को कितनी वेजेस पे करेंगे, ये सब कौन देखेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर है स्टैंडर्ड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, यानी क्या है कि मटेरियल की क्वांटिटी और लेबर आवर, ये सब डिसाइड कौन करेगा। मटेरियल की क्वांटिटी कौन देख रहा था, मटेरियल की क्वांटिटी, परचेज डिपार्टमेंट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेबर आवर, कितने घंटे काम करेगा, कितने घंटे प्रोडक्शन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा।
देखो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है कि कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है वो देखना, सही पोस्ट पर सही एम्प्लॉय को क्या करना, फिल करना। सेकंड, एम्प्लॉय को कितनी क्या है इंसेंटिव देंगे, कितने उनको अमाउंट देंगे, वो सब कितनी वेजेस और सैलरी देंगे, ये सब डिसाइड करना पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है। बल्कि ये देखना कि उन एम्प्लॉय से कितने घंटे काम लेना है, ये कौन देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा। कि मटेरियल कितना परचेज करेंगे, उस मटेरियल की प्राइस क्या होगी, कौन डिसाइड करेगा, परचेज डिपार्टमेंट। लेबर को कितने इंसेंटिव देंगे, कौन डिसाइड करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर बोले गए थे कि कितनी क्वांटिटी का मटेरियल प्लस साथ में कितने आवर काम करेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये डायरेक्ट ऐसे, ये तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। पूछ ले जाएंगे स्टैंडर्ड रिसोर्स रिक्वायरमेंट। रिसोर्स का मतलब है कि मटेरियल की कितनी क्वांटिटी और बनेगा कहाँ, बनाएगा कौन उस प्रोडक्ट को, लेबर। तो इन दोनों का टाइम कौन डिसाइड करेगा, लेबर का तो टाइम और मटेरियल की क्वांटिटी, इसको डिसाइड करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब टेकिंग अकाउंट ऑफ वेस्टेज एंड लॉस। अब देखो मान लो 10 मार्कर को बनाना है। अब 10 मार्कर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल तो लॉस होगा ही होगा। तो क्या हम मान लो हम 100 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो क्या 100 यूनिट को बनाने में हमने क्या टारगेट डिसाइड किया कि हमें 100 यूनिट बनानी है। तो 100 यूनिट को बनाने में कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो पहले देखना पड़ेगा। लेकिन साथ में हमें वेस्टेज और जो लॉस हो रहा है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मटेरियल रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा है उसको भी ध्यान रखना है। मान लो हमने डिसाइड किया था कि 100 यूनिट को प्रोडक्शन करना है। 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए क्या सिर्फ 100 यूनिट का ही रॉ मटेरियल देंगे, नहीं, कुछ रॉ मटेरियल एक्सेस देंगे। मान लो 110 यूनिट का रॉ मटेरियल दिया और उस रॉ मटेरियल में 10 यूनिट क्या हो गई, वेस्टेज होगी, और लास्ट में 100 यूनिट का क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो जब हम ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि 100 यूनिट को बनाना है, उस टाइम पर हमें रॉ मटेरियल का डिसाइड करते टाइम वेस्टेज और लॉस को भी ध्यान रखना है। टेकिंग अकाउंट ऑफ वेस्टेज एंड लॉस, जैसे 100 यूनिट बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, अब ध्यान रखना है उसमें वेस्टेज को और लॉस को भी ध्यान में रखना है, ये पॉइंट था। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग डिसाइड क्यों करते हैं, क्यों हम पहले से ही प्री एस्टिमेट लगाते हैं, क्यों हम पहले से ही अनुमान लगाते हैं, स्टैंडर्ड कोस्ट का रीज़न क्या है। सबसे पहला है हेल्प इन बजटिंग प्रोसेस। पहले से अनुमान लगा दिया, यानी एक बजट, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि लगभग इस यूनिट को, इस मार्कर को बनाने में लगभग 100 रुपये की क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। तो अगर थोड़ी बहुत कॉस्ट अप डाउन करनी है तो क्या हम उसमें अभी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें पता लग गया कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये की कॉस्ट आएगी, तो हम उसी तरीके से क्या है अपनी एक्टिविटी को मैनेज करेंगे। सेकंड क्या है कि प्रोवाइड ए यार्ड स्टिक फॉर मेजरिंग एक्चुअल कोस्ट। एक्चुअल कोस्ट के लिए एक क्या बन गया, यार्ड स्टिक डिसाइड हो गया, यानी एक मापदंड। यानी जब हम एक्चुअल कोस्ट डिसाइड करेंगे, मान लो 100 क्या थी, स्टैंडर्ड कोस्ट थी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आती है 120, तो हमारे पास ये 100 एक यार्ड स्टिक का काम कर रहा है कि हाँ कॉस्ट आनी कितनी चाहिए थी 100 रुपीज़, बटाई कितनी है 120। मान लो ये 100 रुपये डिसाइड ही नहीं होते, तो क्या हमें पता चलता कि इस मार्कर को बनाने में जो 120 की कॉस्ट आई है वो ज़्यादा है या कम है। इसलिए ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, इसलिए जो 100 रुपये की स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, इस मार्कर को बनाने के लिए जो 100 रुपये स्टैंडर्ड कॉस्ट थी वो एक यार्ड स्टिक का काम करता है। एक जो मापदंड है, एक जो परमाप डिसाइड कर लिया उसका काम करेगा। फिर है कॉस्ट इकोनॉमिक्स। अब कॉस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी प्रॉफिट कम होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे जैसे कॉस्ट कम हो रही है तो क्या बन रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में, पहले इस मार्कर को बनाने में मान लो 120 रुपये लगते थे, बाद में धीरे धीरे हमने कॉस्ट को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद ये मार्कर सिर्फ 80 रुपये में बनने लग गया। तो हमने क्या किया, कॉस्ट इकोनॉमिक्स, यानी कॉस्ट को कम करके हमने प्रॉफिट को बढ़ा लिया है। टारगेट फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के लिए क्या टारगेट है, एम्प्लॉयज़ के लिए। अब मान लो एक बिजनेस के अंदर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं,
100 एम्प्लॉय के सामने एक टारगेट डिसाइड कर रखा है कि इस मार्कर को बनाने में सिर्फ 100 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए। तो उनके सामने एक टारगेट है, वो कोशिश करेंगे कि कॉस्ट 100 रुपये से कम ही आए, क्योंकि अगर 100 रुपये से कॉस्ट कम आएगी तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या होगा, एम्प्लॉयर हैप्पी होगा कि एट प्रेजेंट मेरे बिजनेस में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो एकदम स्किल एम्प्लॉय हैं, उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। तो क्या है, टारगेट एम्प्लॉय के लिए टारगेट डिसाइड किया, तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय के सामने टारगेट है कि 100 रुपये से कम ही कॉस्ट आनी चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल अप्लाई ऑन वेरिएंस। देखो हमने अभी पढ़ा था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का जो प्रिंसिपल है क्या बोलता है कि सिर्फ मेन एक्टिविटी पर फोकस करो, मेन चीज़ों पर फोकस करो। हम बात कर रहे थे वेरिएंस की कि 1, 2, 20, 30 रुपये वाले वेरिएंस पर इतना फोकस मत करो। ये देखो कि ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्योंकि अगर हम 1, 2 रुपये वाले वेरिएंस पर भी फोकस करने लगे तो जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट का वेरिएंस आ रहा है हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, उनको हम अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल किसके ऊपर अप्लाई होता है, वेरिएंस के ऊपर। जहाँ पर 1, 2, 10 रुपये का वेरिएंस आ रहा था 100 रुपये का, उसको हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा मेन वेरिएंस के ऊपर। मान लो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने डिसाइड किया था 1000 रुपये का, अगर 1000 रुपये से ज़्यादा का वेरिएंस आ रहा है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो, छोटे मोटे वेरिएंस पर इतना फोकस मत करो। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, देखो अब 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाना था, ये क्या थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट थी। अब प्रोडक्शन का एक शेड्यूल डिसाइड हो गया कि 1 यूनिट की कॉस्ट 100 रुपये आनी चाहिए, तो इतनी यूनिट बनेंगी तो उनकी टोटल कॉस्ट इतनी हो जाएगी। ये पहले से ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन की यूनिट का और कॉस्ट का एस्टिमेट लगा लेंगे। इंसेंटिव देंगे, किसको इंसेंटिव देंगे, एम्प्लॉय को इंसेंटिव देंगे। अगर एम्प्लॉय टारगेट से पहले काम कर लेते हैं, देखो ये रहा, एम्प्लॉय के लिए टारगेट डिसाइड किया गया था कि अगर आप उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, 1 यूनिट की कॉस्ट 100 रुपये आनी चाहिए। अगर 100 से भी कम कॉस्ट पर वो एम्प्लॉय इस यूनिट को बना रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से भी कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें उसकी क्वालिटी को भी ध्यान रख रहे हैं। ये नहीं है कि प्रोडक्ट लो क्वालिटी का बन रहा है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, लेकिन एम्प्लॉय की मैनेजमेंट अच्छी है, वो क्या है, वेस्ट नहीं कर रहे, ना तो मटेरियल को वेस्ट कर रहे, ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे, ना अदर एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे। अगर मटेरियल को, अगर लेबर और अदर एक्सपेंस, अगर तीनों को कंट्रोल किया तो कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेज क्या हैं, पहला है हमें अनुमान लग जाएगा, बजट डिसाइड हो जाएगा कि 1 यूनिट को बनाने में इतनी कॉस्ट लगेगी तो हम कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें। सेकंड था यार्ड स्टिक का काम करता है कि एक्चुअल कॉस्ट के लिए हमें एक यार्ड स्टिक, एक पहले से ही दायरा मिल जाएगा कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट ज़्यादा या कम आई है वो हम बाद में देख लेंगे। फिर है कॉस्ट इकोनॉमिक्स, कॉस्ट का फ़ायदा, कॉस्ट का कैसे फ़ायदा, देखो जैसे जैसे कॉस्ट कम होती जाएगी प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो ये किससे पॉसिबल हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, क्योंकि अगर ये 100 रुपये डिसाइड नहीं होता और मार्कर की कॉस्ट चाहे 120 आए चाहे 200 आए, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड का ही नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि आइडियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। अगर ये डिसाइड है तो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। फिर क्या है कि एम्प्लॉय के लिए एक टारगेट रहेगा कि इस स्टैंडर्ड से नीचे ही हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लेके आनी है, और इसके लिए एम्प्लॉय को क्या देंगे, इंसेंटिव भी देंगे। और इन वेरिएंस के ऊपर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि मेन वेरिएंस पर फोकस करो, छोटे वेरिएंस की तरफ ध्यान मत दो। और प्रोडक्शन शेड्यूल, ये पहले से डिसाइड हो जाएगा कि इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है और इतनी उसकी कॉस्ट आनी चाहिए। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ है, ये सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही पॉसिबल हुआ है। देखो आगे, अब देखो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में डिफरेंस देखते हैं। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट क्या होगी। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में अपन डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कि हम कॉस्ट कहाँ तक, यहाँ इससे ज़्यादा लेवल तक कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। मतलब मान लो 100 रुपये डिसाइड कर दी कि 100 रुपीज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर दी, इससे ऊपर कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या देखते हैं कि कॉस्ट क्या होगी हमारी। अब देखो, यूज्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में यूज करते हैं। और एस्टिमेटेड कॉस्ट का यूज कहाँ करते हैं, बजटरी कंट्रोल में यूज करते हैं या फिर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम में इसका यूज करते हैं। यूज्ड इन वेरिएंस एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल के लिए इसमें देखो हम पहले ही अनुमान लगाते हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, इसी कॉस्ट को इसी पॉइंट पर फोकस करके हम क्या करते हैं, यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और जितनी हो सके कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम करने की कॉस्ट को, कि इससे ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। तो इसका कहाँ यूज होती है, इसका वेरिएंस का एनालिसिस करने और कॉस्ट का कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। वेरिएंस कहाँ निकलता है, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या है, दोनों इक्वल नहीं आती, उस टाइम पर क्या आते हैं, वेरिएंस आते हैं, डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं और फिर उन वेरिएंस के कारणों का पता लगाना वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है। यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग में एंड प्राइस डिटरमिनेशन में इसका यूज किया जाता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेस पर अपन डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखी जाए, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखी जाए। इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेस पर किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाती है। फिर क्या है, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, इसमें हमारा फोकस क्या रहता है, हमेशा इम्प्रूवमेंट पर फोकस रहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर दी 100 रुपीज, इससे ज़्यादा की कॉस्ट ना आए, जितना हो सके इम्प्रूवमेंट करो, यानी कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाती है हमेशा। बट एस्टिमेटेड कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं किया जाता, नो फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। फिर है डिटरमाइन ऑन अज्यूम्ड कंडीशन, और ये क्या है, डिटरमाइन की जाती है पास्ट फिगर के बेस पर। देखो अज्यूम फिगर पर है, अज्यूम मतलब क्या होनी चाहिए, कॉस्ट हमारी क्या आएगी आगे इन फ्यूचर, और ये किसके ऊपर है, ये पास्ट फिगर पर डिपेंड करती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये पास्ट फिगर के बेस पर हम कॉस्ट का अनुमान लगाते हैं। कॉस्ट ये है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट कंट्रोल का एक टूल है। कॉस्ट कंट्रोल के कितने टूल हैं, दो, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और दूसरा बजटरी कंट्रोल है। इन दोनों टूल में से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टूल है किसको, कॉस्ट को कंट्रोल करने का। बट एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मेन एम है प्राइस का डिटर्मिनेशन, यानी प्राइस फिक्स करना। मैंने इधर बताया था, देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेस पर ही प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाती है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो। ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। पहले इन दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं, मतलब दोनों में समानता क्या है। देखो बजट भी पहले बनाया जाता है, अब ये तो है नहीं कि बजट साल के एंड होने पर बनाया जाएगा। जैसे फाइनेंशियल बजट बनता है, पूरे कंट्री का बजट बनता है, पूरे बिजनेस का बजट बनता है, तो स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में बनता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी क्या कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, नहीं, बल्कि कॉस्ट को किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही उसका स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने रुपए की कॉस्ट लगेगी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले दोनों में समानता देखो। देखो दोनों का मेन एम क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों का मेन एम क्या है, दोनों में क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट सेट करते हैं, फिर उस टारगेट से हम देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई। हमने टारगेट सेट कर दिया, क्या उस टारगेट तक हम पहुंच पाए, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम वेरिएशन को चेक करते हैं, और वेरिएशन के बाद हम क्या करते हैं, रेमेडियल एक्शन लेते हैं। क्या मतलब है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजटरी कंट्रोल के अंदर सबसे पहले एक टारगेट डिसाइड किया जाता है, उस टारगेट के बाद हम अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने के बाद थर्ड स्टेप पर क्या करते हैं, जितना टारगेट था और जितना हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया, उन दोनों का क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स उन दोनों में क्या वेरिएशन है, उस वेरिएशन को देखते हैं, और फिर उस वेरिएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस वेरिएशन के लिए हम रेमेडियल एक्शन लेते हैं। दोनों का मेन एम एक ही है कि जितना टारगेट डिसाइड किया था, जितना स्टैंडर्ड रखा था,
उस स्टैंडर्ड के बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी की, दोनों का कंपेयर करके जितना भी डिफरेंस आया है उसके लिए रेमेडियल एक्शन लेना है। एम दोनों का सेम है, लेकिन एम को अचीव करने का तरीका अलग है दोनों का। क्या है? दोनों में तरीका अलग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और बजटरी कंट्रोल का। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में। स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सबको पता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ एक्चुअल कॉस्ट ही कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कितना वेरिएंस है और उस वेरिएंस के कारणों का पता लगाकर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या होता है, बजट एस्टिमेट को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ देखते हैं। जितना बजट एस्टिमेट लगाया है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम किस चीज का कंपैरिजन करते हैं, ओनली क्वांटिटी टर्म का या फिर मॉनेटरी मेजर। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्वांटिटी टर्म और मॉनेटरी दोनों ही टर्म का मेजर करते हैं, यानी दो एस्पेक्ट में हम किसी भी चीज का कंपेयर करते हैं, एक तो क्वांटिटी में और दूसरा क्या है, मॉनेटरी इन नेचर में। बट बजटरी कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ किसका कंपैरिजन किया जाता है, मॉनेटरी टर्म का। सिर्फ मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जाएगा कि जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, यानी जितना हमने बजटेड एस्टिमेट लगाया था और जितनी हमारी परफॉर्मेंस थी। बजटेड एस्टिमेट और परफॉर्मेंस के बीच में सिर्फ मॉनेटरी टर्म को मेजर किया जाएगा। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, जितना हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और जितनी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, उन दोनों की क्वांटिटिव और मॉनेटरी टर्म दोनों को मेजर करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम देखते हैं कि कॉस्ट कम कैसे होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन एम रहता है कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। कम कैसे होगी कॉस्ट, हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, मान लो 100 रुपीज का। हमारी कोशिश ये रहती है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से भी नीचे कॉस्ट लेके जाएं हम। तो हमेशा क्या रहती है कि कॉस्ट को कम करने के पीछे हमारा एम रहता है। बट बजटरी कंट्रोल का मेन एम क्या है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा खर्चे ना हो जाएं, बस एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा खर्चे ना हो जाएं। और इसका मेन फोकस क्या हो रहा है, जितना हो सके कॉस्ट को कम करने का रहता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, इसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड, जो स्टैंडर्ड रखे जाते हैं, किस चीज के स्टैंडर्ड हैं, वो मेनली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या आएंगे, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड। इन तीनों के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे। देखो लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड तीनों इंक्लूड है। बट बजटरी कंट्रोल के अंदर पूरे बिजनेस का, हो सके तो पूरे बिजनेस का बजट डिसाइड किया जाता है, या फिर डिपार्टमेंट का बजट बनाते हैं। किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का नहीं बनाते, बल्कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड किस चीज का स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। क्या सेलिंग डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा? नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की जाती है, और उसमें तीनों इंक्लूड है। कांट अप्लाई पार्टली, कभी भी अप्लाई ये नहीं है कि मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर दिया और लेबर के लिए स्टैंडर्ड आवर डिसाइड ही नहीं किया, नहीं। हाँ, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है गुड्स का, तो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड तीनों के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाएंगे और तीनों की एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर दोनों का स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों को कंपेयर करके उसका वेरिएंस चेक करते हैं और फिर उस वेरिएंस का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यानी यहाँ पर हम पार्टली अप्लाई नहीं कर सकते कि हमने मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, लेबर के लिए कोई स्टैंडर्ड आवर नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं। बट बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटरी कंट्रोल पार्टली अप्लाइड कर सकते हैं। किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए हम बजट बना सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टली में डीपली एनालिसिस किया जाता है। देखो मैंने अभी बताया था आपका कि मटेरियल की कॉस्ट क्या होनी चाहिए और क्या रियल में आई है, लेबर के लिए कितने आवर स्टैंडर्ड आवर हैं और उसने कितने घंटे रियल में काम किया, कितने हमने ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने हैं,
और रियल के अंदर ओवरहेड कितने हैं, इनका डीपली एनालिसिस करते हैं। बट टोटल वेरिएंस एनालिसिस इसने क्या कर, बजटरी कंट्रोल में सिर्फ टोटल को देखते हैं, टोटल वेरिएंस का एनालिसिस कर लेते हैं एक साथ कि डिफरेंस कितना आया है, कि बजटेड एस्टिमेटेड कितना था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, दोनों का एक साथ कंपेयर कर लेते हैं सिर्फ टोटल अमाउंट का। बट यहाँ पर मटेरियल का वेरिएंस अलग चेक करेंगे, लेबर का वेरिएंस अलग चेक करेंगे और ओवरहेड का वेरिएंस अलग चेक करेंगे। कॉस्ट अकाउंट के लिए प्रोजेक्शन है, देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है, कॉस्टिंग के अंदर। तो ये कॉस्ट अकाउंट्स के लिए प्रोजेक्शन है, पूर्वानुमान लगाते हैं जो, वो किसके लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। जो बजटरी कंट्रोल है वो कहाँ यूज होता है, वो है फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए प्रोजेक्शन है। ये बजटरी कंट्रोल फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसके लिए है, कॉस्ट अकाउंट्स के लिए। तो ये हमने देखा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजटरी कंट्रोल के अंदर डिफरेंस क्या है। दोनों का मेन एम रहता है एक ही, लेकिन सिर्फ तरीका अलग है उस एम को अचीव करने का। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देख लिए। अब हम क्या देखेंगे कि वेरिएंस, अब हम इन तीनों के वेरिएंस को देखेंगे डिटेल में। हमने बोला था ना, इधर देखो डीपली एनालिसिस करेंगे किसका, मटेरियल का वेरिएंस, लेबर का वेरिएंस और ओवरहेड का वेरिएंस। देखो वेरिएंस रेवेन्यू का भी होता है और वेरिएंस क्या है, कॉस्ट का भी है। तो अब हम आज किसका देखेंगे, हमारी बात क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट का। हम क्या करेंगे, कॉस्ट के वेरिएंस को चेक करेंगे और तीनों के, मटेरियल कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का और ओवरहेड, तीनों के कॉस्ट के वेरिएंस को चेक करेंगे वन बाय वन। देखो आगे, अब देखो हम वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंस देखेंगे और वेरिएंस का एनालिसिस हम डीपली करेंगे। डीपली मीन्स मटेरियल का अलग, लेबर और ओवरहेड, तीनों के वेरिएंस को हम अलग अलग डीपली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि वेरिएंस का मीन्स क्या है, जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। अब वेरिएंस ना केवल कॉस्ट का हो सकता है बल्कि रेवेन्यू का, यानी सेल्स अमाउंट में भी वेरिएशन हो सकता है। कैसे, जैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का तो हमेशा एग्जांपल लेते हैं। देखो कॉस्ट का वेरिएंस, कॉस्ट डिसाइड की थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की 100 रुपीज की और रियल में एक्चुअल में कॉस्ट कितनी हो गई, 120 की, तो वेरिएंस आ गया 20 रुपीज का। वैसे ही रेवेन्यू के अंदर भी वेरिएंस हो सकता है। हमने डिसाइड किया था कि एक प्रोडक्ट को हम 100 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से सेल करेंगे, बट सिर्फ 80 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से ही सेल हो पाया। 20 रुपये क्या है, 20 रुपये रेवेन्यू वेरिएंस है। तो वेरिएंस दोनों तरीके का हो सकता है, कॉस्ट का भी वेरिएंस हो सकता है और सेल्स का भी, यानी रेवेन्यू का भी वेरिएंस हो सकता है। वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब वेरिएंस दो तरीके के, रेवेन्यू वेरिएंस और दूसरा है कॉस्ट वेरिएंस, यानी जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी उससे अलग आई है एक्चुअल कॉस्ट, वहां पर है कॉस्ट वेरिएंस। जितनी हमने स्टैंडर्ड रेवेन्यू डिसाइड किया था उससे अलग आया हमारा एक्चुअल रेवेन्यू, उसको बोलते हैं रेवेन्यू वेरिएंस। हमारा फोकस किस पे रहेगा, कॉस्ट वेरिएंस का। किस चीज की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट। तीनों हेड की हम अलग अलग कॉस्ट के वेरिएंस को डीपली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन उठाते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, जो हम अब डिस्कस करेंगे। कॉस्ट वेरिएंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसमें हम मटेरियल की कॉस्ट में जो वेरिएंस आए उसको चेक करेंगे। फिर है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और तीसरा है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब ओवरहेड भी दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। तो फिक्स ओवरहेड को हम अलग कैलकुलेट करेंगे और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हम अलग कैलकुलेट करेंगे। यानी हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट पर इसको, थर्ड पर इसको। इसमें सबसे पहले फिक्स ओवरहेड को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को। इसमें मैं जो आपको ये फॉर्मूला बताऊंगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इतनी स्टैंडर्ड प्राइस है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल प्राइस है। आप इनमें से किसी एक भी टर्म को उठा के दे देगा कि आप बताओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पॉसिबल है इस चैप्टर से, तो इन फॉर्मूला पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले हम उठाते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, वर्ड पर फोकस करना, कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस की मल्टीप्लाई, उसमें से जितना एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पहला है मटेरियल यूजेस वेरिएंस और दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो वर्ड क्या है प्राइस, तो प्राइस पर फोकस करो, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर दिया और क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया। ध्यान रखना यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी। देखो प्राइस, प्राइस किस चीज की निकलती है, प्रोडक्ट की निकलती है, किस प्रोडक्ट की निकलती है, जो एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस किया है, जिस प्रोडक्ट को एक्चुअल में प्रोडक्शन कर दिया है उसी प्रोडक्ट की क्या निकलती है, प्राइस निकलेगी। तो स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को लेस कर दिया, बात प्राइस की है, प्राइस स्टैंडर्ड लेंगे या एक्चुअल की, हम क्या लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे हम, क्योंकि एक्चुअल रियल में जो क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ है उसी की तो प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो ये ध्यान रखना। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, बात किसकी है, यूजेस की हो रही है, क्वांटिटी की हो रही है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को लेस कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे। हम जब प्रोडक्ट का एस्टिमेट करते हैं कि इतनी यूनिट का प्रोडक्शन कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये तो ध्यान रहेगा, देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है कि स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस करना है। अब बात ये रहेगी मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी से करें या स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तो प्राइस हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी की निकलती है और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करें उसके लिए पहले स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे, ठीक है। अब मटेरियल देखो कई बार क्या होता है, आपको इस तरीके से सफल करके दे देंगे कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, नहीं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू इसके बराबर है मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट भी कुछ पूछा जा सकता है आपको। इस अकेले का सम किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है, ध्यान रखना, इन दोनों का एडिशन, इसका मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोनों का सम किसके बराबर होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर, ठीक है। अब देखो मटेरियल यूजेस वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला है मटेरियल यील्ड वेरिएंस और दूसरा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब वही कंसेप्ट इस पे अप्लाई हो गया, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के। कई बार ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेंगे। अब देखो यहां तक समझ आए, अब अपन नेक्स्ट को देखते हैं कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, देखो ये सब टर्म अपने को मिलेगी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर तो एक अलग ही टर्म, एक ये वर्ड एक्स्ट्रा यूज हो गया, रिवाइज्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो था हमारे पास, बट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे। यहाँ पर सब कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड ही प्राइस ले रखी है। अब देखो ये बाद में देखेंगे कैसे डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखो कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वही स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें क्या हल्का डिफरेंस है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। अब पॉइंट ये आता है कि ये कहाँ से लेके आएंगे हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये मैं बताऊंगी आपको कैसे निकालना है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या अपने पास, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, सिर्फ एक मटेरियल की, सिर्फ एक यूनिट की आपको क्या लेनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है एक मटेरियल की, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल, और मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ऑल मटेरियल, रियल में उस मटेरियल की टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक मटेरियल की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूरे मटेरियल की, और मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्चुअल क्वांटिटी किसकी, पूरे ऑल मटेरियल। तो ये मैंने आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना बता दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना
कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और दूसरा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ध्यान रखना। अब हम करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस को, सेम एज इट इज है मटेरियल के जैसे ही, हल्का सा डिफरेंस है, सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस और कुछ भी, उसमें भी ये सब की सब चीजें हैं। यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, वहां पर क्या आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पर मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, वहां आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम इसी पार्ट में होगा, सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं सबसे पहले बताऊंगी आपको। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हम डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस को। सेकंड है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में डिफरेंस क्या है। जहां पर हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस यूज कर रहे थे, वहां पर अब क्या यूज होगा स्टैंडर्ड आवर। काम कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है, कितने आवर काम कर रहा है। यहां देख रहे थे कि कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, यहां देखेंगे कि कितने आवर काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड प्राइस, उसकी कीमत कितनी रखेंगे, तो प्राइस थोड़ी देते हैं, लेबर को प्राइस थोड़ी देते हैं। लेबर को तो क्या है, लेबर की रेट से क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। क्या देते हैं, एक वे रेट होती है, उस रेट से वेजेस देते हैं। तो जहां पर क्वांटिटी होगा वहां पर आवर हो जाएंगे, यानी लेबर ने कितने घंटे काम किया। जहां पर प्राइस है, प्राइस की जगह पर रेट हो जाएगी। एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पर, क्वांटिटी की जगह पर क्या आएगा, आवर। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल आवर। एक्चुअल प्राइस की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ Q और P का डिफरेंस है, H और R आ जाएगा इसकी जगह पर। देखो कैसे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे एक्चुअल आवर को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करके। यानी हमने डिसाइड किया था कि एक लेबर इतने घंटे काम करेगा और इसको इस रेट से वेजेस देंगे, उसमें से एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल में इतने घंटे काम किया और उसको एक्चुअल में इतनी रेट से वेजेस दी गई, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, वही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। अब आप इस डायग्राम को और लेबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के डायग्राम से मैच करके देखो कितना डिफरेंस है। सेम, सिर्फ ये वर्ड यूज अलग हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर वर्ड अलग यूज हुए हैं, बाकी सेम डायग्राम है, सेम तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। यहाँ पर क्या था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था ना, तो प्राइस की जगह पर क्या वर्ड यूज हो गया, रेट वर्ड यूज हो गया। सिर्फ इन वर्ड्स का फर्क और कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो लेबर रेट वेरिएंस को कैसे डिस्कस करेंगे। बात किसकी आई है, रेट की, तो रेट को उठा लो, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल आवर से। ठीक है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं कितने घंटे काम करेगा, तो स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर को माइनस कर दो और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस, ये इन दोनों का सम किसके बराबर है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला है लेबर यील्ड वेरिएंस और दूसरा है लेबर मिक्स वेरिएंस। अब इन दोनों का सम किसके बराबर है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के। देखो लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर में से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर को, अब ये दिक्कत आ गई, अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड आवर में से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर को क्या कर देंगे, माइनस, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से। उसमें यहाँ पर सारी चीज़ क्या थी, स्टैंडर्ड थी। यहाँ पर क्या था, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में यहाँ पर हम सारी चीज़ स्टैंडर्ड ले रहे थे, तो लेबर यील्ड वेरिएंस में भी हम सारी चीज़ स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड आवर में से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर को माइनस करके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद में देखेंगे। लेबर मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर को माइनस करके उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दिक्कत इस चीज़ की है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का फॉर्मूला क्या है,
टोटल एक्चुअल आवर डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड आवर। ऊपर लेना है एक्चुअल, नीचे लेना है अपने को स्टैंडर्ड, और मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड आवर ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेड। एक ग्रेड का कितने स्टैंडर्ड आवर, एक ग्रेड में कितने स्टैंडर्ड आवर लगेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर निकल आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला अपने पास, लेबर यील्ड टाइम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो कई बार अपने को ये पूछ लिया जाता है, लेकिन ये अलग फॉर्मूला है, ये इसका पार्ट, मतलब इसको कैटेगराइज किया है इस तरीके से, इसमें ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसके अलग से ध्यान रखना है आपको कि लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल, यहाँ पर देखो एक्चुअल आवर वर्क और एक्चुअल आवर पेड। अब ये है क्या, एक्चुअल आवर वर्क और एक्चुअल आवर पेड में डिफरेंस क्या है, जितने घंटे काम किया और जितने घंटे की पेमेंट की गई। देखो मान लो नॉर्मल कितने हैं, एक दिन में 8 घंटे काम, आइडल टाइम रखा गया है कि 8 आवर्स काम करना है। वो क्या है जो रखा गया है आइडियल टाइम कि कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे लिखा गया है ना, उस चीज़ की हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट तो कितने घंटे की गई, 8 घंटे की, लेकिन उसने काम किया 6 घंटे ही। एक्चुअल आवर वर्क कितने हैं, एक्चुअल में कितने घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया मान लो उसने। एक्चुअल आवर पेड, लेकिन वो पेमेंट कितने घंटे की ले गया, वो तो 8 घंटे की पेमेंट ले गया। तो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल आवर वर्क माइनस एक्चुअल आवर पेड में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। एक्चुअल आवर वर्क में से जितने घंटे उसने काम किया, मान लो 6 घंटे किया, एक्चुअल आवर पेड मान लो वो 8 घंटे की पेमेंट ले गया, तो एक्चुअल आवर वर्क में से एक्चुअल आवर पेमेंट को लेस करेंगे और माइनस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से। अब देखो इधर लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअल आवर वर्क कितने घंटे काम किया उसने, 6 घंटे ही काम किया, बल्कि एक्चुअल आवर पेड उसको कितने घंटे की पेमेंट मिली है, टोटल उसको 8 घंटे की पेमेंट मिली है। ये मैंने सिर्फ एस्टिमेट लिया है ऐसे ही, ये कोई फिक्स नहीं है 6 और 8 आवर्स, ये एग्जाम्पल के लिए उठाया मैंने बस। ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, बल्कि एक्चुअल आवर वर्क में से एक्चुअल आवर क्या करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकलेगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब थर्ड देखेंगे कि ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओवरहेड में 2 हैं, एक फिक्स ओवरहेड है और दूसरा वेरिएबल। देखो नेक्स्ट है अपने पास ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड में भी पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अपने को यहाँ तक मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड में सिर्फ वेरिएबल, अपने को यहाँ तक फोकस ज़्यादा करना है तीनों पर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के सारे फॉर्मूले, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के सारे फॉर्मूले, और ओवरहेड में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के सारे फॉर्मूले। अब जो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस बच गया, वो रेयर चांस ही है कि अपने वहाँ से क्वेश्चन पुट होगा पीजीटी लेवल पर, लेकिन फिर भी अपन उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी बोल सकते हैं और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट। अब आप देखो कि ये सेम फॉर्मूला तो हमने लेबर में भी किया था, जब लेबर कॉस्ट वेरिएंस को किया था तब भी तो यही था, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। फिर डिफरेंस क्या है, इसमें स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है। देखो स्टैंडर्ड आवर इंटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू में एक्चुअल रेट। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सेम फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, जितना डिफरेंस है वो मैं बता दूंगी आपको। स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट माइनस क्या करना है, एक्चुअल आवर एक्चुअल आवर। यहाँ पर एक्चुअल रेट की बजाय यहाँ क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट आएगा। सिर्फ इतना फर्क है ये वाला। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या फर्क है, देखो स्टैंडर्ड आवर की जगह क्या आ जाएगा, एक्चुअल आवर आएगा, बाकी एज इट इज सारा स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल आवर इंटू में एक्चुअल रेट है। तो सिर्फ एक फॉर्मूला, ये आपको पहले भी याद है, ये किस में याद किया था आपने, ये आपने लेबर कॉस्ट वेरिएंस में याद किया था।
और इसी फॉर्मूले में सिर्फ ये चेंज करना है यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर ये चेंज करना है, आपको फॉर्मूला एज इट इज़ याद हो जाए। अब वो बात ये है कि स्टैंडर्ड रेट को कैसे निकालेंगे और एक्चुअल रेट को कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड रेट निकालने ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने आपको, ये याद है आपको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में याद किया था, तो अब ये ऑटोमेटिक आपको वैसे ही याद हो गए। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आएगा, एक्चुअल रेट आना था लेकिन इसकी जगह क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर आना था लेकिन यहाँ पर एक्चुअल आवर आ गया, बस। स्टैंडर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, यानी जितना हमने अनुमान लगाया था पहले कि इतने ओवरहेड होंगे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर। एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, जितने एक्चुअल में ओवरहेड हुए हैं वो डिवाइड बाय एक्चुअल आवर। क्या कोई हार्ड है ये दोनों? जब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड को ले रहे हैं और बजटेड ही आवर्स को ले रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल को कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल रेट में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाई एक्चुअल आवर। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को डिस्कस किया। अब आता है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब नेक्स्ट अपने पास है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को कैसे निकालेंगे वो देखो, स्टैंडर्ड आवर इनटू में स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई किएंगे, माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड रेट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पहला है एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा है वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पर किस पे फोकस है, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी पर फोकस है। तो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से। यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो बजटेड आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड फिक्स आवर, बजटेड आवर इनटू में स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड में से माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड को माइनस करेंगे। फिर वॉल्यूम वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला है कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस। किसकी बात हो रही है, कैपेसिटी वेरिएंस की। कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, जो भी बैलेंस बचेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से। अब एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कैपेसिटी वेरिएंस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, फर्स्ट है रिवाइज्ड फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर या फिर आइडल टाइम वेरिएंस। अब रिवाइज्ड फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलेंडर या फिर आइडल टाइम वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज्ड बजटेड यूनिट माइनस बजटेड यूनिट और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से। यही स्टैंडर्ड रेट यही थी, यही स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी को लेस करना है, यहाँ पर रिवाइज्ड बजटेड यूनिट में से बजटेड यूनिट को लेस करना है। तो ये अपना क्या है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अगर अपनी मान लो किस्मत ही खराब है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, बल्कि मैक्सिमम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस और एक्सपेंस तक अपनी रेंज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार नज़र से निकाल लेना, क्योंकि ये थोड़े से अलग फॉर्मूला है जो उनसे बिल्कुल अलग है। किससे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से और लेबर कॉस्ट वेरिएंस से, बट फिर भी एक बार आप इन पर नज़र लगा के जाना। तो ये है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने का तरीका। ठीक है, थैंक यू।